यही बताया। पहले तो ब्लूम साहब के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो ब्लूम साहब आपके कहाँ के निवासी है? ब्लूम साहब आपके निवासी अमेरिका के, ठीक है, कहाँ के? अमेरिका के। तो बेसिकली इन्होंने बताया लर्निंग के बारे में, यानी अधिगम के बारे में, कि जो व्यक्ति लर्निंग करना सीखता है, अधिगम करना सीखता है, वो किस प्रकार से सीखता है, उसके बारे में इन्होंने अलग अलग प्रकार के डोमेन भी बताए, ठीक है। तो इसके बारे में जो इन्होंने चीजें बताई थी, तो बड़ी फेमस इनकी एक बुक हुई थी शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण, जो इनकी 1956 के अंदर बड़ी फेमस हुई थी, जहां पर उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण जब बताए थे, और जहां से बड़े फेमस भी हुए थे, प्रचलित भी हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से इनके कुछ साथी भी जुड़े, फिर बाद में उनका कुछ मनमुटाव भी हुआ। बाद में जो इन्होंने अपनी जो डोमेन बताए थे, जिसके अंदर इन्होंने मेन मेन चीजें बताई थी, तो उनसे मनमुटाव होने के कारण उन्होंने फिर अपने कुछ और डोमेन रिवाइज किए। तो वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट मैंने एक चीज बड़ी कॉमन नोटिस की है, चाहे जितने भी टीचिंग के एग्जाम हो, वो चीजें कभी आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, कि कौन इनके समर्थक रहे हैं, कौन इनके अपोजिशन में रहे, किन्होंने इनकी आलोचना की, एक्स वाई जेड। कभी शायद मैंने टीचिंग एग्जाम में नहीं देखा है, जितने भी आज तक टीचिंग एग्जाम आए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक इनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए, वो ज्यादातर आपके कोग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। बाकी और जगह से भी आए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, और वो भी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछा गया, यानी समझ पर आधारित क्वेश्चन, या सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेन के अंदर कौन कौन सा पक्ष है, या लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो हम एक एक करके आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जो आदमी चीजें सीखता है, वो किस प्रकार से चीजें सीखता है, उसके बारे में इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी के अंदर बताया। बेसिकली जो वर्ड होता है टैक्सोनॉमी, इसका मतलब होता है आपका वर्गीकरण, ठीक है। क्या मतलब होता है आपका? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? आपका क्लासिफिकेशन इसका मीनिंग होता है। यानी जो शिक्षा के उद्देश्य होता है, जो आदमी चीजें सीखता है, उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि किस प्रकार से सीखता है। जैसा आप लोग अभी कैसे सीख रहे हो, सामने मोबाइल फोन लिया हुआ है या लैपटॉप लिया हुआ है, और अपना मुंह लगा के देख रहे हो, और कान में ईयरफोन लगाकर या सेम एज इट इज मेरी आवाज सुन रहे हो, और बस अपना चीजें सीखते जा रहे हो। ऐसी तो सीख रहे हो ना आप लोग। तो इन्होंने भी सीखने के कुछ पक्ष, कुछ डोमेन बताए, जिनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सीखने के कौन कौन से डोमेन होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं, जो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी के अंदर बताए हुए, ठीक है। इसको इन्होंने क्लासिफाई किया। शिक्षा के जो ये डोमेन थे, या जो शिक्षा के उद्देश्य है, इसको इन्होंने क्लासिफाई किया, जिसके नाम पर इनका ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम पड़ा, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो, और जहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई। एक चीज और बात, एनईपी 2020 के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, जो इन्होंने अपने शिक्षा के जो उद्देश्य के अंदर ये जो डोमेन बताए, जिनके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। अब जो बच्चों को जो प्रोग्रेस कार्ड मिलता है, जिसको प्रगति पत्र, उन्नति पत्र, जो भी XYZ नाम लिया जाए, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में नाम याद करना, इसलिए मैं कहता हूं, वरना हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रगति पत्र भी बोलते हैं, उन्नति पत्र भी बोलते हैं। तो जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड भी मिलेगा ना, उसमें बच्चों के ये तीनों ही डोमेन को देखा परखा जाएगा कि तीनों ही डोमेन फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हो, एनईपी 2020 में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो तीनों डोमेन बताए गए हैं, इनकी व्याख्या की गई है, और प्रोग्रेस कार्ड के अंदर इन तीनों को ही जज किया जाएगा, जब बच्चे का असेसमेंट भी किया जाएगा कि बच्चे के तीनों डोमेन फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो इतनी बड़ी फेमस हो रखी है, मतलब इनकी जो टैक्सोनॉमी है। आप लोग समझ गए इसके बारे में। चलिए अब थोड़ा सा भाई बात कर लेते हैं, जो इन्होंने अपने 3 डोमेन बताए कि जो बच्चा या जो व्यक्ति सीखता है, वो किस प्रकार से सीखता है। तो इन्होंने कहा भाई 3 प्रकार से सीखता है, 3 डोमेन होते हैं सीखने के। वो 3 डोमेन कौन से? सामने आपकी स्क्रीन पर दिए हुए वो 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और आपका क्रियात्मक पक्ष, ठीक। अब देखिए, अब मैं यहां पर बता दूंगा कि आप लोग इन तीनों ही डोमेन में से कौन से डोमेन का यूज कर रहे हो अभी चीजें सीखने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी भी हूं, मैं भविष्य भी बता देता हूं, ठीक है। आप कहोगे सर बताओ हमारी जॉब कब लगोगी, तो भाई इतना बड़ा अंतर्यामी मैं नहीं हूं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं पहले कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, जो सीधा आपके जुड़ा रहता है माइंड से, जो कि अभी आप लोग अपना यूज कर रहे हो।
अभी आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी की चीजें पढ़नी है, तो डी ट्रिपल एस बी की चीजें पढ़ने के लिए मान लीजिए आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ना चाह रहे हो, तो आप लोग अपने कोग्निटिव डोमेन का यूज कर रहे हो। जब तक दिमाग का यूज नहीं करोगे, जब तक अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज नहीं करोगे, अपने दिमाग को चलाओगे नहीं इसको, ठीक है, तब तक क्या आप चीजें सीख पाओगे? मैं कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी बढ़िया एग्जाम्पल दे दूं, लेकिन दिमाग कहीं और है, तो क्या आप चीजें सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो जब तक अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज नहीं करोगे, थिंकिंग नहीं करोगे, नॉलेज नहीं लाओगे, दिमाग को नहीं चलाओगे, ठीक है, ये जो भगवान ने दिमाग दे रखा है, तब तक क्या आप चीजें सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो जो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है वो जुड़ा होता है सीधे आपके मेंटल एक्टिविटी से जुड़ा होता है, जो कि आप लोग अभी यूज कर रहे हो। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी लगे होंगे, ठीक है, तो हालांकि एक ही बच्चों को अपना ही कमेंट दिखता है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है, अगर छोटे बच्चे का दिमाग नहीं है पढ़ने के अंदर, अगर वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है पढ़ने के अंदर, तो चीजें नहीं सीख पाएगा। तो सीखने के लिए उसको अपने कॉग्निटिव डोमेन का यूज करना पड़ेगा। यहां पर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन को यहां पर लिया जाए क्लासरूम के अंदर, कुछ एक्टिविटीज कराया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग वे कुछ ऐसे अपनाया जाए, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चा अपने कॉग्निटिव डोमेन का यूज कर सके। छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को मार नहीं सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन का कैसे यूज करवाओगे? क्रिएटिविटी के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। अगर प्राइमरी क्लास की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका रहता है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी के द्वारा आप बच्चे को क्लासरूम के अंदर एंगेज कर सकते हो, एक्टिविटी के माध्यम से सबसे बेस्ट तरीका होता है, या गेम्स के द्वारा सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका, ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चा अपने दिमाग का यूज नहीं करेगा तब तक वो चीजें नहीं सीख पाएगा, ठीक है। पहला चीज समझ गए। तो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में आपके सबसे महत्वपूर्ण रोल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका ब्लूम साहब का नाम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका ब्लूम साहब का नाम आता है, कैटवॉल का नाम आता है आपका, ठीक है, एंडरसन का नाम आता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो रहा था आपके ब्लूम साहब का रहा था, जो कॉग्निटिव डोमेन में जिनका महत्वपूर्ण रोल आता, और जिनके ही बारे में हमें थोड़ा सा और चीजें डिटेल में पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही से आता है, ठीक। बात करते हैं दूसरे डोमेन की, आपकी जो है आपका अफेक्टिव डोमेन। अब मान लो आप लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया क्लासरूम में, ठीक है, सामने स्क्रीन पर बैठ गए, हाँ जो सचिन सर पढ़ा रहे अब तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग लगा लिया, पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छा खासा, लेकिन जब तक आप लोगों के इमोशन नहीं जुड़ेंगे किसी चीज से, तब तक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। आप लोगों को पता है मैं इसलिए पढ़ रहा हूं या इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, मुझको जॉब मिल जाएगी, मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, इसलिए तो आप लोग पढ़ रहे हो। इसलिए तो नहीं पढ़ रहे ना कि यहां पर मुझे कोई ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी, या मेरे सर खुश हो जाएंगे, या मैं चलो सर को देखना चले जाती हूँ, या चलो मैं सर की क्लास में जाएंगे तो सर और खुश हो जाएंगे। इसलिए तो कोई पढ़ने नहीं आ रहा। आप लोग यहां पर पढ़ने इसलिए आ रहे हो क्योंकि यहां पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी कुछ वैल्यूज जुड़ी हुई है, कि चलो इसको पढ़ने के बाद हमारा एग्जाम पास हो जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगी, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसलिए अफेक्टिव डोमेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे के इमोशंस, वैल्यूज, ये सब होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लर्निंग करने के लिए, यानी सीखने के लिए। अगर बच्चा बस पढ़ता ही पढ़ता जा रहा है तो बस वो रट्टू तोता बन जाएगा और उसको कुछ चीजें नहीं आएगी। वो कौन सी मूवी थी, वो आमिर खान की 3 इडियट जो मूवी थी, तो उसमें जो रणछोड़ दास था बस पढ़ते पढ़ते जाता था, उसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, दूसरे बच्चों को फेल करवा देता था तो उल्टी सीधी हरकतें करके, ठीक है, इमोशंस नाम की चीज नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, रणछोड़ दास आमिर खान था, तो दूसरा कौन था? हाँ, साइलेंसर। अच्छा, साइलेंसर था वो दूसरा, अच्छा वो, हाँ वो साइलेंसर, पता नहीं कौन सा नाम था, नाम भूल गया उसका। तो उसके ना अंदर इतने ज्यादा नहीं थी, ठीक है, जो भी मतलब मैं नाम भूला हुआ, जो भी नाम हो एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत उसके नाम का, ठीक है। तो ये जो आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर इमोशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो तभी बच्चा चीजें एंगेज कर पाएगा, जुड़ पाएगा चीजों से, ठीक है। तो आपके इमोशन से यहाँ पर तभी आप लोग जुड़ पा रहे हो, ठीक है। कमेंट करके बताना भाई क्या नाम था उसका, मैं तो उसका नाम भी भूल गया। हाँ, अच्छा, हाँ चतुर था उसका, ठीक है, हाँ चतुर नाम था भाई, नाम भूल गया था मैं उसका। हाँ हाँ, चतुर चतुर नाम था उसका, ठीक है, हाँ।
तो अफेक्टिव डोमेन में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो भाई इसमें आपका ब्लूम साहब का भी रोल है, क्रेटवेल साहब का भी इसके अंदर आपका रोल देखने को मिल जाता है, ब्लूम और क्रेटवेल साहब का भी इसके अंदर आपका रोल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा देखने को मिल जाता है आपका साइकोमोटर डोमेन देखने को मिल जाता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है? साइकोडोमेन मोटर डोमेन। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका क्रेटवेल साहब का देखने को मिलता है। जैसे इसमें आपका ब्लूम साहब का देखने को मिलता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रेटवेल है, मतलब इनका ज्यादा योगदान है इसके अंदर, ठीक है। योगदान की अगर बात करें इन सब में तो क्रेटवेल साहब का ज्यादा योगदान है इस वाले के अंदर, ठीक है। अगर बात करें भैया आपका साइकोमोटर डोमेन की बात करें, क्रियात्मक पक्ष, ये जुड़ा होता है आपका मोटर स्किल से, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? आपका मोटर स्किल से जुड़ा हुआ। दिमाग आप लोगों ने क्लासरूम के अंदर लगा लिया, आपने लगाव लगा लिया, इमोशन से लगा लिए, लेकिन जब तक कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को हिलाओगे नहीं, पेपर देने भी नहीं जाओगे, नहीं यार दिमाग तो लगा लिया, इमोशंस भी लगा लिए, ठीक है, यही पेपर ले लो हमारा, तो यही से काम चला लो, ऐसा बात थोड़ी बनेगी। पेपर देने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे ना, तो ये सब काम तो आपको करने पड़ेंगे ना, तो तभी आपकी बात बनेगी, ठीक है। तो ये साइकोमोटर डोमेन भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। तो इसलिए अगर आपको लर्निंग करनी है तो ये तीनों ही डोमेन आपको ऐड करने पड़ेंगे, चाहे अपने हो चाहे बच्चों के, तो तभी आपकी लर्निंग सही प्रकार से हो पाएगी, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए? ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए? बिल्कुल ठीक। तो ये आपके तीनों डोमेन है जो इसके लिए आपके जरूरी माने जाते हैं, ठीक। तो ये आपके साइकोमोटर डोमेन की बात होगी, ठीक। किसकी बात होगी? साइकोमोटर डोमेन की बात होगी, ठीक। व्हाट्सअप नंबर भाई हमारा दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर नीचे मेंशन भी रहता है, व्हाट्सअप नंबर टाइप कर दो, हमारा टाइप करवा दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पर कर देना, वरना डाउट सेक्शन में आप कर ही देते हो, ठीक है। तो मैं कहा पर था साइकोमोटर डोमेन की इन तीनों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लर्निंग के अंदर। अगर इसकी बात करें कि इसमें किनका महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसमें महत्वपूर्ण रोल है आपका सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं आर एच डो की, उसके बाद बात करूं आपके एजी हैरो की। देखो ये मेल नहीं भाई, ये फीमेल है। एजी ये जो है ना, इनका नाम है आपका अनीता, ठीक है, कभी इनको फीमेल मानने लग जाओ, ठीक है। और एक इसमें नाम आता है आपका सिम्पसन का नाम आता है, हालांकि नाम आज तक पूछे नहीं गए, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए बाई चांस अगर पूछेगा तो DSSB का ही एग्जाम है जिसमें कभी पूछा जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो आप लोग बता सकते हो, वरना आपका पूछेगा नहीं, ठीक है। इतना कभी वैसे पूछता नहीं है, ठीक है भाई। नोटिफिकेशन की मुझे नहीं पता बिल्कुल भी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक, लिख सकते हो, अगर आप इसमें चाहे लिखना चाहे लिख सकते हो मैसिया का। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा रोल की अगर मैं बात करूं, अगर वो एग्जामिनर आपसे सबसे ज्यादा पूछेगा तो ज्ञानात्मक में ब्लूम का आएगा, इफेक्टिव में आपका क्रेटवोल का आ जाएगा, और साइकोमोटर में आपका डोव का आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल की बात करें, अब वरना यार ब्लूम तो इसमें भी है, ब्लूम तो इसमें भी है, अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी दे देगा कि मतलब इसका भी रोल है, इसका भी रोल है, सभी का रोल है। और ना ही आज तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ना ही पूछा जाएगा, इतना भी मुझे पूरा भरोसा है। अगर कभी बाई चांस पूछा गया तो सबसे ज्यादा रोल पूछेगा कि इन डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो सबसे ज्यादा रोल पूछेगा तो भाई इसमें ब्लूम का है, इसमें क्रेटवोल का है, इसमें आपके डोव साहब का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, ठीक। यहां तक हो गया भाई आपका? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो भैया आपके हो गए, ये तीनों डोमेन की बात हो गई। अब देखिए सबसे मेन पार्ट जो इस चैप्टर की पूरी मेन पार्ट है, वो है आपके कोग्निटिव डोमेन के, जो आपके ये पार्ट दिए हुए, यही से मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आता है। DSSB का एग्जाम हो चाहे आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से आपका देखने को मिलता है। एक बात और मेरी ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कभी तो अगर छोटा एग्जाम होगा, लाइक आपका कोई टेट का एग्जाम है, ठीक है, और अगर मैं DSSB की भी बात करूं ना, DSSB के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछ ले गए। कोग्निटिव डोमेन के अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सबसे टॉप वाली स्टेज कौन सी है, या इनके अंदर कौन सा डोमेन नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया। अगर एग्जामिनर ने सोचा थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इतना दे देगा बस।
लेकिन सबसे ज्यादा जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से पूछा गया कॉग्निटिव डोमेन से। ठीक है, अब देखिए इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो बच्चा चीजों को सीखता है वो किस प्रकार से चीजें सीखता है, अपने कॉग्निटिव डोमेन का जो आप लोग यूज करते हो किसी चीज को सीखने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करते हो, जिसके बारे में ब्लूम साहब ने 1956 के अंदर बताई हुई थी। ठीक है, जिसको बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया था, 2001 के अंदर इसको रिवाइज भी कर दिया गया था। ध्यान से समझना, एक बार समझना, रटने वाली चीज नहीं है। अगर एक बार समझ गए तो समझ लेना आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही से आपकी चीज है जो मेन चीज है। इसमें जो आपकी चीज है 6 मेन चीजें स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये स्टेप बाय स्टेप है। इनको ऊपर नीचे बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि क्रम से चलती है। जो सीखने का जो क्रम होता है ये बिल्कुल क्रम से चलता है, नीचे से ऊपर तक चलता है। ठीक है, आप लोग अभी इसके ऊपर मत जाना। आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आज मैं D++B का कोई आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको चीज बताई, आपको ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहली चीज है वो आपकी नॉलेज। तो मैंने कोई चीज आपको पहली चीज दे दी नॉलेज, क्योंकि आप लोग अभी क्या काम करो, कॉग्निटिव डोमेन का यूज कर रहे हो, अपने दिमाग का यूज कर रहे हो। तो दिमाग का जब आप यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि सर आज ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें जब सबसे पहली चीज होती है तो आपको मैंने बताई कि भाई मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे पहली चीज होगी उसके अंदर नॉलेज। ठीक है, यानी मैंने आपको ज्ञान दे दिया। क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया कि भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको DSSB की तैयारी करा रहा हूं, XYZ जो भी आप लोग मान सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कि समझ होता है। यानी अब मैं इस चैप्टर को आपको समझाने लग गया। ठीक है, ये ब्लूम है, ये इन्होंने ऐसे ऐसे दी थी, ये डोमेन दी थे, ये दिस 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 दिस, मैं इसको समझाने लग गया आपको। दूसरी चीज मैंने आपको इसको समझा दी। तीसरे नंबर पर फिर क्या काम करा, आप लोगों ने इसको समझ लिया और इसको एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, इसका अनुप्रयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है सर, अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो आप लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, क्या कर दिया आप लोगों ने, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कमेंट देखे मेरे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए, यानी एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करा, एनालिसिस करने शुरू करा, विश्लेषण करना शुरू करा। यानी समस्या को यहां पर जब टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो होता है आपका विश्लेषण, एनालिसिस होता है। यानी कि जब आपने इसको एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया तो आपको पता लग गया यार ब्लूम तो समझ में आ गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गई, उसके अलावा पार्ट बी भी मुझे समझ में आ रहा है। तो अब जो मेरा 200 नंबर का पेपर है ना, अब मैं उसको टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, क्योंकि ये चीज तो मुझे चैप्टर समझ में आ गया, पार्ट बी भी मुझे समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट को भी मैं तोड़ लेता हूं अलग अलग पार्ट में, और इसी तरीके से तैयारी करता हूं मैं। जैसा सर बता रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ूंगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा एक एक टॉपिक मेरा कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें सीखते जा रहे हो कॉग्निटिव डोमेन का यूज करके। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिंथेसिस यानी संश्लेषण। यानी जब जितनी भी चीजें आपने तोड़ी थी, समस्या तोड़ी थी, उनका समाधान करके आपने उनको जोड़ लिया, क्योंकि पेपर नजदीक आ गया। जब पेपर नजदीक आ जाता है तो माइंड के अंदर आपने उन सभी को इकट्ठा कर लिया एक साथ। क्या कर लिया? उन सभी को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि पेपर के टाइम पे तो एक साथ इकट्ठा करोगे ना, सबको रिकॉल करोगे चीजों को। ठीक है, अपने माइंड के अंदर इकट्ठा बैठा लोगे कि भाई अब जितनी भी मेरी चीजें हैं सब माइंड के अंदर एक साथ आ जाओ, अब युद्ध लड़ने जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो आपने सबको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आप लोग अपना पेपर देने गए, और पेपर देने के बाद आपका जो भी स्कोर आया, ठीक है, आपका 200 में से जो भी स्कोर आया, उसके बाद आपका क्या होता है, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन होता है कि जो भी आपका नंबर आ जाएगा, फेल पास जो भी हो, भगवान करे पास ही हो जो बच्चा मेहनत करे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में फिर आपका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन का यूज होता है, जो स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया बताई हुई है, ब्लूम साहब ने जो प्रक्रिया बताई हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये स्टेप बताए हुए कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई बुकिश लैंग्वेज यूज मत करना, किताबों के अंदर कभी मत पढ़ना, ये कभी समझ में नहीं आएगा आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आपका आता है, इसको बस समझना। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप लोग इसको कर जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आपका यही से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। अब ये जो आपकी ये टेबल आई थी, ये रिवाइज भी हुई थी 2001 के अंदर,
इसको रिवाइज किया गया था, इनके कुछ असिस्टेंट थे वो इनसे कुछ खपा हो गए थे, उसकी बहुत बड़ी डिटेल है, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे ऐसा फील होता है जो चीज़ एग्जाम में आज तक नहीं आई है, जिसकी संभावना भी नहीं है, तो मैं क्यों स्टूडेंट को बताऊं, क्यों बेफालतू की कहानी उनको बताऊं जो चीज़ एग्जाम में नहीं आनी है। ठीक है, तो ये रिवाइज भी हो गई, और रिवाइज होने के बाद बस इनके कुछ नाम चेंज हो गए, बाकी प्रक्रिया ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चलती जा रही है। भाई नॉलेज का नाम हो गया आपका रिमेंबर, यानी चीजें याद करना। ठीक है, चीजें याद करना, नॉलेज का नाम रिमेंबर हो गया। कॉम्प्रिहेंशन का नाम इन्होंने अंडरस्टैंडिंग रख दिया, अंडरस्टैंड रख दिया। एप्लीकेशन का नाम इन्होंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। एनालिसिस का नाम आपने एनालाइज कर दिया। ठीक है, और यहां पर इन्होंने ये जो ऊपर के दो कॉलम थे इनको उल्टा कर दिया। ठीक है, इवोल्यूशन को इन्होंने नीचे ले जाकर क्या काम कर दिया, इवोल्यूट कर दिया, और सिंथेसिस की जगह सबसे ऊपर रख दिया इन्होंने, ऊपर की टेबल पर क्रिएट रख दिया, यानी मूल्यांक क्रिएटिविटी का सबसे ऊपर कॉलम रख दिया कि बच्चों की जो सबसे ऊपर लेवल पर रहेगी, सारे प्रोसेस होने के बाद फिर वो उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, यानी क्रिएशन करना उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो रिवाइज टेबल आई थी। अब इसके अंदर भी बहुत मतभेद रहते हैं, कभी जो एग्जाम रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम रहते हैं टीचिंग के एग्जाम, कभी ऑप्शन के अंदर ये वाले आ जाते हैं, कभी ऑप्शन के अंदर ये आ जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूजन भरी स्थिति में हो जाता है कि सर ये वाले लगाए या ये वाले लगाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिए ये वाले तो ये वाले लगा दो, अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिए ये वाले तो ये वाले लगा देना। तो ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप लगाओ वो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए? ये पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ गए? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आपकी हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक चीज आप लोग यहां पर बताइए, ये 6 प्रक्रिया पता चलेगी। एक जो क्वेश्चन है, अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मानकों के आधार पर, मानकों के आधार पर, चलो इसको थोड़ा सा घुमाता हूं, मानकों के आधार पर डिसीजन लेने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में बताओ। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और टीचिंग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब ये वो क्वेश्चन नहीं है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है, उसमें बच्चा सीधा लगा देगा जी नॉलेज होती है, वो तो हर कोई लगा देगा, रटी हुई है, छोटा सा बच्चा लगा देगा, सीटेट वाला बच्चा लगा देगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया कि मानकों के आधार पर बताओ, जो निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है ना, जो बच्चा निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, वो कौन से के अंतर्गत आएगा। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 4 ऑप्शन के अंदर मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, इवोल्यूशन दे दिया, सिंथेसिस दे दिया, एनालिसिस दे दिया और आपको नॉलेज दे दिया। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिमाग का यूज करना पड़ेगा आपको। अब बताओ इन चारों में से कौन सा सही रहेगा, इवोल्यूशन, सिंथेसिस, एनालिसिस या नॉलेज? बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और देखने को मिलती है, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। इसी में आपके मैंने बताया था, एक मेरी क्लास हुई थी जो मैंने आपको चिंतन के बारे में बताई थी, जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक मैंने आपको बताए थे हॉट्स और लोड्स, अगर आपको ध्यान से याद हो तो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था हॉट्स और लोड्स, इनके बारे में बता देता हूं। इसको थोड़ा मिटा दूं ना, यहां तक समझ में आ गया? जब तक आप इसका आंसर दीजिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं भाई। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताए थे हॉट्स और लोड्स के बारे में बताया था, तो जरा इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, हॉट्स और लोड्स आखिरकार क्या होते हैं। देखिए 2 प्रक्रिया होती है चिंतन के, जो स्किल्स होती है, प्रक्रिया कह रहा हूं मैं। हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोड्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जो चिंतन के जो कौशल होते हैं, एक तो निम्न वाले होते हैं और एक हायर वाले होते हैं। सीबीएसई के द्वारा, जो सीबीएसई के जो स्कूल चल रहे हैं ना, उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्कूल वाले जो है वो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। बच्चों के अंदर किस प्रकार हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप किया जाए, उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं सीबीएसई के स्कूल के अंदर। ठीक है, आप लोगों के अगर स्कूल के अंदर कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, तो आप लोग खुद देखोगे
सीबीएसई वाले बहुत प्रोग्राम चला रहे हैं होट्स के अंदर, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर आता है, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं होट्स के ऊपर बात करूं, होट्स के ऊपर ही बात कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं होट्स की, तो ये होता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आप लोगों को इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी थिंकिंग स्किल्स जो आपकी हायर ऑर्डर की होती है, जिसमें बच्चा खुद अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके, जिसमें बच्चा खुद अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सके, जिसमें खुद बच्चा नई नई चीजों को सीख सके, अपना इवोल्यूशन कर सके, वो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो जाएगी, जिसमें अब तो हर स्कूल अपना जोर दे रहा है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, इवोल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर आपका, सिंथेसिस इसके अंदर हो जाएगा आपका, और एनालिसिस हो जाएगा। ये तीनों की तीनों प्रक्रिया आपके इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इवोल्यूशन, सिंथेसिस और आपका एनालिसिस, ये तीनों की तीनों इसके अंदर आपकी होट्स के अंदर आ जाती है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक होता है आपका लोड्स, एक होता है आपका लोड्स, ठीक है। ये होता है आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। ऐसी थिंकिंग स्किल जो लो ऑर्डर की है, जिसमें बच्चा इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा, इतनी ज्यादा चीजें नहीं सीख पा रहा, अपने आप को एनहेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। अब नॉलेज वाले के अंदर क्या है, मैंने आपको बता दी, ब्लूम टैक्सोनॉमी आज आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा कुछ आपको चीजें बता दी, ठीक है। डीएसएसबी का एग्जाम है, 200 नंबर का पेपर आता है, चीजें पढ़ा नहीं रहा हूं, बताए जा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं आपको दुनिया भर का। आज की डेट के अंदर हर कोई ज्ञान देता है दुनिया भर का, तो उसके अंदर क्या बच्चे के अंदर कोई चिंतन डेवलप होता है, कोई चिंतन का कोई स्किल्स कोई कौशल डेवलप होता है, नहीं होता। हर कोई ज्ञान देता है, नए वाले की दुकान पे चले जाओ, नए वाला भी ज्ञान देता है, चाय वाले की दुकान पे बैठ जाओ, चाय वाला ज्ञान देता है, प्रधानमंत्री सही से काम नहीं कर रहे, इसे तो ऐसा काम करना चाहिए, ये वाली जो है डिफेंस की रणनीति को अपनाना चाहिए, तो उससे क्या कोई चिंतन का कौशल विकसित होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी हो जाएगी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और आपकी एप्लीकेशन, ये तीन इसके अंदर आपकी हो जाएगी, किसके, लोड्स के अंदर हो जाएगी, ठीक है, किसके, लोड्स के अंदर हो जाएगी। तो ये इस चैप्टर की पूरे के पूरे के अंदर जान है, जो मैंने आपको बताई, ये पूरी की पूरी जो टेबल है, मतलब ये होट्स लोड्स नहीं, ये पूरी की पूरी जो टेबल है जो मैंने इसके अंदर बता दी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया भाई अभी तक, मानकों के आधार पर क्या है इसका आंसर, देखो तो चेक करो आपका। इवोल्यूशन, ठीक है, एक कह रहा है इवोल्यूशन, अरे भाई इवोल्यूशन अलग होता है, इवोल्यूशन अलग होता है, एक एक वर्ड का फर्क है, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन वाला सही है, ठीक है। सर जो लिखते हैं हटाया मत करो। अच्छा ये हाँ मेरे से गलती हो गई, ये मुझे दूसरे बोर्ड पे लिखना था और ये हट जाएगा वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूंगा, वो दूसरे बोर्ड पर जो मैं लिखता हूँ ना, तो उस पर नहीं हटता है, और ये गलती से मैं उससे इसी पर एक्सप्लेन हो गया सारी की सारी, क्योंकि इस पर फोटो आई हुई थी ना, तो फोटो पर एक्सप्लेन हो गया, वरना वो दूसरे बोर्ड पर होता। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, तो नेक्स्ट वाले में करूंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ इवोल्यूशन आपका, ठीक है भाई, इवोल्यूशन होगा इसका, ठीक है, क्या होगा इसका, इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, हाँ यूसुफ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई, इवोल्यूशन ही आपका। चलो यहां तक आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन की, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन मैंने आपको बता दिया था, अब इसमें ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जो आपके कोग्निटिव डोमेन के जो आपके पक्ष थे, जो स्टेजेस थी, उसी प्रकार से आपके अफेक्टिव डोमेन के भी आपके पक्ष है। अब देखिए छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें तो आपको पूछा नहीं जाता, सीटेट यूपीटेट वगैरह में तो इतना नहीं आता, बट आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया किसका, अफेक्टिव डोमेन का, ठीक है। तो भाई यहां पर आपको पढ़ना इसके बारे में जरूरी हो जाता है, अफेक्टिव डोमेन के बारे में। देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, क्या जुड़ा रहता है आपका, दिल क्या जुड़ा रहता है, दिल, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, वैल्यूज, ये सब आपकी जुड़ी होती है किसमें, अफेक्टिव डोमेन में, तभी तो आप लोग कोई चीज सीखोगे, ठीक है। अब देखिए अफेक्टिव डोमेन में बच्चा किस प्रकार से चीजें सीखता है। सीखने के लिए सबसे पहले उसको अपनी अटेंशन जाहिर करनी पड़ेगी, क्या जाहिर करनी पड़ेगी, अटेंशन जाहिर करनी पड़ेगी, अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, रिसीविंग उसको करनी पड़ेगी। पता चल रहा है अपना ध्यान तो मतलब इमोशंस तो यहां पर है, अटेंशन कहीं और पर है, ठीक है।
तो इमोशंस सीखने वाले यहां पर रखने पड़ेंगे। ये दिल अपना, ये वाला जो दिल बना है ना, ये सीखने वाला दिल यहां पर रखना पड़ेगा। पता चला ये कहीं और आपका है तो बात नहीं बनने वाली आपकी, ठीक है। दूसरे नंबर पर है रिस्पोंडिंग, अनुक्रिया करनी पड़ेगी। मतलब सीखने के लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मैं भी इस चीज को सीख सकता हूं। क्यों? एक बार जो मिल जाएगी उसके बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरे पर है वैल्यूज, मूल्यों का निर्धारण करना पड़ेगा। नए नए विचारों पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यूज तीसरा इसके अंदर आ जाएगी। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, यानी समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई मान लीजिए छात्र, आप मेरे साथ बैठे हो कि सर घर के अंदर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है और मैं सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कहूँ उनको, मेरा थोड़ी काम है, ठीक है, तो पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ। अगर इस तरीके से बच्चे के साथ करेंगे तो क्या बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल के अंदर सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। भाई मान लीजिए दिमाग लगा कर पढ़ना चाह रहा है और अपने कुछ इमोशंस टीचर को बताना चाह रहा है, क्योंकि देखो हर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अपने जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग होते हैं, वो किसी के साथ शेयर करे। और जो छोटा बच्चा होता है, छोटे क्या आप भी अगर जैसे बड़े हो, तो हर कोई ये चाहता है, छोटा बच्चा भी बड़ा भी, कि अपने इमोशंस को बताए कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है। तो उसको मोटिवेट करने वाला चाहिए फिर कि कोई बात नहीं बेटा, आप इस चीज को सीख जाओगे, कोई बात नहीं, आपके साथ ये दुख चल रहे वो ठीक हो जाएंगे। अगर उसी टाइम पर उसको डिमोटिवेट कर दिया, उसी टाइम पर उसको धमका दिया, पनिशमेंट दे दी, तो बच्चा वहां पर हताशा का शिकार हो जाएगा, फिर बच्चा उस चीज को सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या को हल करने में छात्रों की मदद भी करनी चाहिए, उनके साथ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए चीजें। और कैरेक्टराइजिंग, ठीक है, मतलब चीजें उनको डिस्कस करे, विशेषताएं बताए, डेली एक्टिविटीज से कनेक्ट करे। ये चीज भी एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये कुछ बात है आपके अफेक्टिव डोमेन के बारे में कही हुई है। अब बात करते हैं भाई आपके साइकोमोटर डोमेन की बात कर लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन शायद ही किसी टीचिंग एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, बट मैं इसको बता देता हूं, एक दो शायद कभी पूछा गया, वरना साइकोमोटर डोमेन इतना नहीं आया है, बट मुझे तो बताना पड़ेगा, क्या बता जाए भैया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या होता है आपको सभी पता है, मोटर स्किल्स का यूज इसके अंदर होता है, ठीक है। तो मोटर स्किल्स के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल के अंदर कोई भी मोटर स्किल का यूज कर रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, कौन सा गेम खेलोगे? क्रिकेट, आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट खेलते हैं। कोई क्रिकेट का गेम खेल रहा है और उसके थ्रू कोई चीज सीखना चाहता है, और क्रिकेट के थ्रू बहुत सी चीजें बच्चा सीखता है, ठीक है। टीम वर्क की भावना आती है, ठीक है, आपस में नैतिकता की भावना आती है, कुछ ना उसका शारीरिक विकास बढ़िया होता है, और बहुत सारी रूल सीख जाता है, क्रिकेट के रूल सीख जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चा लर्निंग करना सीख जाता है, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर बच्चा किस प्रकार सीखता है? सबसे पहले बच्चा करता है इमिटेशन, यानी कि बच्चा सबसे पहले करता है अनुकरण। क्या करता है सबसे पहले बच्चा? अनुकरण।